तो जुलाई 2023 की मंथली मैगजीन में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ और अब हम जो है अगला पिलर पढ़ेंगे। अगले पिलर के लिए पेज संख्या 108 की ओर बढ़ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बस हम पहुँचने वाले हैं, ये पहुँच गए। और छठा पिलर जो है वो है सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज़। पहली जो ऐसी खबर जो जुलाई 2023 में सुर्खियों में रही हैं वो है विकास के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण, राइट बेस्ड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पेश किया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक, ठीक है, 2023 पेश किया है राजस्थान सरकार ने। इस विधेयक में गारंटी शुदा मजदूरी या पेंशन के रूप में न्यूनतम गारंटीकृत आय देने का प्रस्ताव किया गया है। मतलब गारंटी शुदा मजदूरी या पेंशन के रूप में न्यूनतम गारंटीकृत आय देने का प्रस्ताव किया। इस विधेयक का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण दोनों स्तरों पर रोजगार प्रदान करना है। ये विधेयक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप जो है निम्नलिखित अनुच्छेदों के रूप में भी हैं, जैसे 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास 38(2) के अंतर्गत। इसके अलावा 41 क्या कहते हैं, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए, तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने भी कोविड-19 महामारी के दौरान इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण के सिद्धांत यानी कि ये पैनल है क्या, जिसको हम राइट बेस्ड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट कहते हैं। इस सिद्धांत या उसके पैनल क्या है दिया गया, अधिकार आधारित दृष्टिकोण में क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आती है वैधता, कानूनी, ठीक है, लीगलिटी, इसके अलावा सशक्तिकरण, इसके अलावा भेदभाव और असमानता, मतलब समानता, भेदभाव, गैर भेदभाव और जो है समानता आती है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी की बात होती है। इसके अलावा सरकार की जवाबदेही इसमें यानी कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट भी शामिल होती है, गवर्नमेंट। इसके अलावा लोगों की भागीदारी यानी पार्टनरशिप ऑफ पीपल जो है शामिल होती हैं। भारत में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के उदाहरण देखें तो सूचना का अधिकार 2005 अधिकार आधारित दृष्टिकोण में शामिल है, ठीक है। सरकार जो है गारंटी देती है, इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे लीगल कानून बना होता है, सशक्तिकरण किया जाता है, भेदभाव को नष्ट करने के लिए, समानता को बढ़ाने के लिए, सरकार जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करती हैं। जैसे 2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में अधिकार आधारित दृष्टिकोण है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम, मनरेगा योजना जो है वो भी अधिकार आधारित दृष्टिकोण में आती हैं। इसके अलावा अधिसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006 भी जो है इसमें आते हैं। इसके अलावा 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा NFSE 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो भी इसके अंतर्गत आता है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बारे में जानें। ये दृष्टिकोण विकास और मौलिक मानव अधिकारों की स्वतंत्रता को साकार करने की प्रक्रिया में देखता है। इस प्रकार ये लोगों की पसंदों और उनके मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने की क्षमताओं का विस्तार करता है। ये दृष्टिकोण निर्धन, उपेक्षित और कमजोर समूहों को नीति के निर्माण केंद्र में रखते हुए उनकी क्षमता विकास की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। आमतौर पर विकास आधारित प्रणाली में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दिव्यांगता कवर, इसके अलावा ग्रेच्युटी, पेंशन जैसे उपाय शामिल होते हैं। भारत ने विकास हेतु मनरेगा अधिनियम, सूचना का अधिकार, RTI और अधिनियम जैसे कई अधिकार आधारित दृष्टिकोण लागू किए हैं। अधिकार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है? लोगों की भागीदारी। इस अधिकार के तहत ऐसा माना जाता है कि लोग सेवाओं के तहत केवल प्राप्तकर्ता होने के बजाय इस विकास में भागीदारी ही होते हैं। समावेशी विकास के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। देखिए, कुछ वंचित समूह को प्राथमिकता देकर के समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदायों का वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में विशेष अधिकार दिया जाता है। अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को जनांक की संबंधित नई चुनौतियां जैसे वृद्धावस्था, बदलती पारिवारिक संरचनाओं में बेहतर तरीके से निपटती हैं। ये समावेशी विकास सुनिश्चित करने में भी क्या करेगी, सुनिश्चित करने में भी मदद करेगी। सरकार का दायित्व इसमें शामिल होता है, जैसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण की सहायता से कर्तव्य विवाहकों की क्षमता विकसित होती है, जिसमें भी अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ ही ये दृष्टिकोण अपने का यह दृष्टिकोण अधिकार धारकों को अपने अधिकारों का उपयोग करने और भी प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो भी शामिल है। गरीबी में कमी आएगी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति की समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14.96 यानी 14.96 2019 से 2021 आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त हैं। 14.96% आबादी जो है बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। बहुआयामी गरीबी किसे कहते हैं इसको आप पहले से समझ चुके हैं। गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। अधिकार आधारित दृष्टिकोण इस दुष्ट चक्र को खत्म करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। संकट के समय सहारे के रूप में उदाहरण के लिए भारत सरकार कोविड-19 के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं इसको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको NFSA को अन्य लाभार्थियों तक विस्तारित करने, खाद्यान्न आवंटित बनने में सक्षम रही हैं इस संकट के समय में सहारे के रूप में।
इसके अलावा अधिकार आधारित दृष्टिकोण को लागू करने में चुनौतियाँ क्या क्या उसको हम समझते हैं, फिर आगे की राह क्या हो सकती हैं उसको समझेंगे। तो देखिए चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। विकास से समझौता, कल्याणकारी योजनाओं के तहत वस्तुओं के बड़े पैमाने पर वितरण से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है। इसके कारण विकास संबंधी दीर्घकालिक पहलों में कम धन बचता है। ठीक है, तो सरकारी खजाने का बोझ बढ़ता है इससे। उदाहरण के लिए 2023 में केंद्र सरकार का खाद्य सब्सिडी बोझ लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाएं आती है। डेटा सुरक्षा के कानून की उपस्थिति के कारण प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में बाधा उत्पन्न होती हैं। लाभार्थी कल्याण योजनाओं के प्रति अनुच्छेद हो सकते हैं, जैसे निम्नलिखित वजहों से हो सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए नाम दर्ज कराने हेतु दस्तावेज जमा कराने की बोझिल प्रक्रिया की वजह से, इसके अलावा उसके बाद शामिल करने या छूट जाने से संबंधित त्रुटियों के कारण, इसके अलावा शिकायतों को दूर नहीं होने से। आगे की राह क्या हो सकती है, वित्तीय संसाधनों को स्वायत्तता देना। इससे सरकारों को अपारदर्शी अव्ययपूर्ण खर्चों की बेहतर निगरानी की जा सकती है और फंड को अधिक उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। रिसाव को खत्म करना, लाभार्थियों की पहचान करने की प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि गरीबों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को लाभों वस्तुओं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ठोस नीतिगत सुरक्षा करना आवश्यक है। डेटा आधारित नीति, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को निगरानी और मूल्यांकन के लिए जेंडर, आयु, निर्जातीयता, दिव्यांगता संबंधी अलग अलग डेटा भंडारित किया जाना चाहिए। साथ ही लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा पूर्व शर्त होनी चाहिए। इसके अलावा शिकायत निवारण तंत्र, शिकायतों को दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जो अनामता यानी अनोमिटी को गारंटी दे, जिसमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर शिकायत दर्ज करने की सुविधा हो। ठीक है, समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। नियमित समीक्षा से कल्याणकारी योजना के लक्ष्य में बाधा बनने वाले किसी भी कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। जल, स्वच्छता और साफ सफाई, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वॉश क्या है? वॉश आलमी सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों का बोझ नामक एक रिपोर्ट जारी की है। वॉश WASH, जल, स्वच्छता, वॉश में वाटर हो गई, इसके अलावा वाटर WA हो गया, सैनिटेशन S हो गया और हाइजीन जो है S हो गया। WA वाटर, S सैनिटेशन एंड S क्या हो गया? हाइजीन हो गया। तो स्वच्छता को सैनिटेशन कह देंगे और साफ़ सफाई को हाइजीन कह देंगे। ठीक है, देखिए वॉश, जल, स्वच्छता और साफ सफाई के लिए एक सामूहिक शब्द है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं, साफ सफाई के आधारभूत स्तर को बनाए रखना। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता जो है इसका उद्देश्य सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता एवं संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि वॉश WA सेवाओं का उपयोग किया गया तो 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल मौतों में से 2.5% को रोका जा सकता। साथ ही इसकी सहायता से कुल दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों जो हैं DALY जो हैं उसको हानि को जो है 2.9% से कम किया जा सकता है। DALY का मतलब क्या है? इसका मतलब है दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्षों, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को कम करने को, हानि को कम करने के लिए 2.9% तक कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष क्या कहता है? देखिए यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड क्या है? यूनिसेफ कहते हैं इसको हम। देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार वर्तमान स्थिति देखें, यूनिसेफ के अनुसार वर्तमान स्थिति की एक अनुमान के अनुसार भारत में खुले में शौच करने से लोगों की संख्या में जो है 450 मिलियन की जो कमी आई है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा में वॉश सेवाओं की कमी नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती है। वर्तमान में 1000 जीवित जन्मों पर नवजात की मृत्यु जो है लगभग 24 हैं। अब हमें समझना चाहिए वॉश के लाभ क्या क्या हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों यानी कि NTD, ठीक है, NTD जैसे कि ट्रैकोमा के प्रसार को रोका जा सकता है। इसके अलावा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों ट्रैकोमा को रोक सकते हैं। घर में शौचालय होने से महिलाओं की सुरक्षा बेहतर होगी, आर्थिक नुकसान को कम करेगी, ये परिवारों के स्वास्थ्य पर खर्च को कम करेगी, कार्यबल की उत्पादकता में सुधार करेगी। वॉश के कार्यान्वयन से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए वॉश के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें क्या हैं? WHO वॉश रणनीति 2018 से 2025, वॉश 2016 से 2030 के लिए यूनिसेफ की रणनीति, जिसका उद्देश्य 2030 तक SDG 6 हासिल करना है। UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड SHF
सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल SWA स्वा SHF। इसके अलावा यूनिसेफ की रणनीति वॉच 2016 से 2030 तक SDG 6 हासिल करना, और WHO वॉच रणनीति 2018 से 2025। तो ये वैश्विक स्तर पर पहलें शुरू की गई हैं। अब देखिए भारत में वॉच के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें क्या हैं। जल संबंधी में है पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली WOMIS। जल जीवन मिशन WHO की रिपोर्ट में इसकी सराहना की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम भी जल संबंधी सूचनाओं में जल संबंधी अधिनियमों में भारत शुरू की पहलों में शामिल है। सैनिटेशन के लिए भारत ने क्या शुरू किया है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जी ग्रामीण। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि स्वच्छ भारत मिशन SBMW और SBMG, ये ग्रामीण सैनिटेशन के लिए शुरू है। इसके अलावा हाइजीन देखें तो किशोरियों के बीच में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना। इसके अलावा सामान्य देखें तो रूरल वॉच पार्टनर्स फोरम यानी कि RWPF, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल मिशन यानी AMRUT, अमृत की बात यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में वॉच के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो कई चुनौतियों को कई बिंदुओं समझ सकते हैं। लैंगिक असमानता, इसके अलावा व्यवहार संबंधी चुनौतियाँ भी हैं। स्वच्छता संबंधी उत्पादों की खरीद में सक्षम नहीं होना, इसके अलावा सिविल सोसाइटी की भागीदारी का अभाव है, इसके अलावा सुरक्षित पेयजल का जोखिम है, इसके अलावा स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के बारे में जानकारी का अभाव है। देखिए वॉच के कार्यान्वयन में चुनौतियों में क्या है, पहली लैंगिक असमानता। ऐसा देखा गया है कि प्रायः वॉच परियोजनाओं के लिए योजना बनाने और डिजाइनिंग महिलाओं को शामिल करने नहीं किया जाता। परियोजना में कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1/4 ग्रामीण परिवारों की महिला और लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय जल एकत्र करने में व्यतीत करती हैं। ठीक है। इसके अलावा व्यवहार संबंधी चुनौतियां, आदतें, अभिवृत्तियां, एटीट्यूड और इच्छा शक्ति की कमी जैसे कई कारक इसमें साफ सफाई संबंधित ज्ञान को व्यवहार करने में मतलब व्यवहार में लाने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए परंपरागत व्यवस्था के आदी होने से लोग साफ सफाई की सुविधाओं और विचारों का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन SBM के तहत बनाए गए शौचालयों का प्राय उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन स्वच्छता संबंधी उत्पादों को खरीदने में सक्षम नहीं होना, उदाहरण के लिए सुदूरवर्ती स्थानों में बहुत सी महिलाएं डिस्पोजेबल पैड, इसके अलावा टैम्पन्स या इसके अलावा मेंस्ट्रुअल कप जैसे स्वच्छता संबंधी उत्पाद खरीदने में सक्षम नहीं है। सिविल सोसाइटी का अभाव है। साफ सफाई संबंधित अधिकांश पहलें गैर सरकारी संगठनों और NGO द्वारा कार्रवाई की जाती हैं, किंतु नीति योजना निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत कम होती है। असुरक्षित पेयजल का जोखिम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बताया था कि 276 जिलों का भौम जल दूषित है। ठीक है, भारत में 276 जिलों का भौम जल जो है दूषित है। इन जिलों को भौम जल में तय सीमा यानी परमिसिबल लिमिट से अधिक फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट पाया जाता है। ठीक है। स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के बारे में जानकारी के अभाव है। स्वच्छता संबंधी मौजूदा अवसंरचना के बारे में नवीनीकरण विश्वसनीय जानकारी का अभाव है। आगे की राह क्या हो सकती है ऐसे में, तो इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे व्यवहार में परिवर्तन ला करके, जागरूकता ला करके, लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड जो हैं, यानी सामुदायिक जल आपूर्ति स्थलों और स्वच्छता सुविधाओं, शौचालयों में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सुविधाएं घर के निकट उपलब्ध होनी चाहिए और इन सुविधाओं तक आने जाने का मार्ग जो है उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए आगे की राह क्या हो सकती हैं, तो व्यवहार परिवर्तन करके, जैसे खुले में शौच को बदलने के स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा नजिंग का उपयोग किया गया। इसके मास मीडिया नज उपायों की मदद ली गई। इसका उदाहरण है दरवाज़ा बंद अभियान। नजिंग एक तरह का उपाय है जिसके तहत बिना दबाव डाले सर्वोत्तम हित के लिए कार्य प्रेरित किया जाना नजिंग कहलाता है। जागरूकता ला करके लोगों को घरेलू व्यक्तिगत स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार यानी IEC की सहायता से वॉश के लाभों के बारे में जानकारी दे करके इनके साथ जागरूक किया जा सकता है। इसके अलावा लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड, सामुदायिक जल आपूर्ति स्थलों और स्वच्छता सुविधाओं, शौचालयों में महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सुविधाएं घर के निकट होनी चाहिए। इन सुविधाओं तक जाने आने के मार्ग में उचित प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी देखें तो इसमें इन योजना बनाने के लिए स्थानीय कारकों पर विचार किया मदद मिलेगी। साथ ही वन साइड फिट फॉर ऑल अप्रोच से बाहर निकलने की सहायता मिलेगी। वंचित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वॉश रणनीति के प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधनों में कमी होती है। इसके लिए इस क्षेत्रों में अधिक मानव संसाधन और वित्तीय आवंटन की आवश्यकता होती है। लागत दक्ष निवेश, परिणाम आधारित दृष्टिकोण और निर्मित सामाजिक अवसंरचना की उपयोगिता को पालन करने के लिए कार्यक्रमों को लागत संबंध में दक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रवर्तन, निगरानी, फीडबैक को मजबूत करना चाहिए।
देखिए, जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना, प्रवर्तन सहभागी और ग्राउंड लर्निंग रिपोर्ट के जरिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साथ ही फीडबैक की सहायता से कमियों को दूर किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग, देखिए दिव्यांगों, वृद्धजनों, बच्चों आदि की सुरक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग निरंतर मजबूत और विस्तारित किया जाना चाहिए। अगली सुर्खी है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, वैश्विक खाद्य संकट यानी कि ग्लोबल फूड क्राइसिस, जिसको हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के तहत समझ सकते हैं। क्या है WFP, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे खबर सुर्खियों में क्यों है। देखिए, वर्ष 2023 में विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है अपने कामकाज जारी रखने हेतु आवश्यक वित्त का आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए सुर्खियों में 2023 में WFP 120 से अधिक देशों और कार्य क्षेत्रों में काम करता है और ये संघर्ष के कारण विस्थापित तथा आपदाओं को कम कारण बेसहारा हो चुके लोगों के लिए जीवन रक्षक खाद्य सामग्री प्रदान करता है। हालांकि वर्तमान वैश्विक खाद्य संकट की व्यापकता को देखते हुए WFP के संकट का प्रबंधन करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम में स्थित है हेडक्वार्टर। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति देखिए, ये एक संयुक्त राष्ट्र और खाद्य सुरक्षा कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यूनाइटेड नेशंस का और FAO का यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का संयुक्त कार्यक्रम है WFP। इसकी स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी और आम काम जो है 1963 में शुरू किया गया। 61 में से स्थापित किया WFP को। WFP वित्त पोषण स्वैच्छिक दान पर आधारित होता है। ये दान सरकारों, कॉरपोरेट्स और निजी दाताओं द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस, अन्य संबंधित तथ्य देखिए, यह अपने कामकाज के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक दान पर निर्भर होते हैं। ये भारत में 1963 से कार्य कर रहे हैं। भूखमरी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 1963 से भारत में काम कर रहे हैं और कामकाज के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक दान पर निर्भर हैं। ध्यान दीजिएगा, WFP हालांकि वर्तमान वैश्विक खाद्य संकट की WFP की संकट जो है प्रबंधन में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक खाद्य संकट और WFP को देखते हैं। देखिए, भूखमरी में तीव्र वृद्धि, 2023 में 345 मिलियन से अधिक लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यह संख्या 2020 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक। इसकी मुख्य वजह कोविड-19 का अभाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, विश्व के विभिन्न भागों में संघर्ष की स्थिति और आर्थिक गिरावट है। विश्व वित्त की कमी, गंभीर भूखमरी से ग्रस्त लोगों की संख्या में तीव्र दर से वृद्धि बढ़ रही है। ठीक है, और WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का वित्त पोषण धीमी गति से बढ़ रहा है। देखिए, खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य सहायता पहुंचाने में लागत 2019 की बजाय 44% अधिक हो गई। लागत लॉजिस्टिक्स की बात करें, विश्व में भूखमरी से ग्रस्त लोग प्रायः सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण सूडान में वर्षा ऋतु के दौरान कुछ इलाके अलग थलग पड़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता में WFP की प्रतिक्रियाओं की क्षमता, रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी जो है प्रभावित होती है। WFP का महत्व समझें तो खाद्य सुरक्षा और SDG 2 जो है जीरो हंगर को लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों का 2/3 हिस्सा संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रित हैं। WFP 65 देशों में 18.3 मिलियन बच्चों को स्कूली भोजन उपलब्ध कराता है। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए तकनीकी एवं विकास सहायता प्रदान करता है। अब देखिए आगे गिरा क्या हो सकती है। ऐसे में दक्ष लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, इसके लिए अत्याधुनिक लॉजिस्टिक प्रणालियों को निवेश करना चाहिए। स्थानीय संगठनों और कंपनियों के साथ साझेदारी करनी चाहिए। साथ ही खाद्य वितरण को ट्रैक करने के लिए, इसकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना चाहिए। स्थानीय समुदाय सशक्त बनाने का मतलब ये सशक्त बनाने का मतलब ये है कि स्थानीय समुदायों के साथ कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा पहल में भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। इससे संधारणीयता को यानी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे सहायता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता भी बढ़ सकती है। इसके अलावा बेहतर समन्वय किया जाना चाहिए। अनन्य मानवतावादी संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ, अन्य मानवतावादी संगठन है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और स्थानीय सरकारों के सहयोग से अधिक कुशल संसाधन आवंटन संभव हो सकता है। साथ ही इससे संसाधन आवंटन के लिए होने वाले समय उनके द्वारा को भी रोका जा सकता है। बेहतर डेटा विश्लेषण को समझें तो डेटा भंडारण और प्रसंस्करण के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों में सुनिश्चित होता है कि प्रभावित लोगों की आवाज़ उनके दृष्टिकोण से सुना जा रहा है। WFP द्वारा पेश किए गए समाधानों में उन्हें शामिल किए जा रहे हैं। भारत में WFP की पहले देखें तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS में बदलाव।
नवाचारी समाधानों को संचालित करना। उदाहरण के लिए हाल ही में चावल के लिए अन्न पूर्ति नामक अनाज वितरित करने के लिए स्वचालित ATMs लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना है। ठीक है, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा देखें WFP की पहलों में सरकार द्वारा वितरित खाद्य पदार्थ का फोर्टिफिकेशन करना। ठीक है, WFP पहल देखें तो भारत में WFP पहलों में क्या क्या है। एक तो सरकार द्वारा वितरित खाद्य पदार्थ का फोर्टिफिकेशन क्या मतलब, यहाँ पर सरकारी स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के भोजन के पोषक तत्वों की मूल्य वृद्धि करने के लिए WFP स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन में बहु पोषक तत्वों के फोर्टिफिकेशन हेतु अग्रणी कार्य कर रहा है WFP। ठीक है, इसके अलावा भारत में खाद्य सुरक्षा मैपिंग और निगरानी, ये भी WFP की पहल है। भारत में सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए WFP स्वयं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इससे नीतिगत और राहत कार्य उचित रूप से लक्षित होने में समर्थ होते हैं। WFP राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाई की स्थापना में गरीबी और मानव विकास निगरानी एजेंसी की भी सहायता कर रहे हैं। तो गरीबी एवं मानव विकास निगरानी एजेंसी क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, इसको कहते हैं पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी। अब हम बात करते हैं अगली सुर्खी की, वो है शहरीकरण और कृषि खाद्य प्रणाली, यानी अर्बनाइजेशन एंड एग्री फूड सिस्टम। हाल ही में की सुर्खियों में विश्व में खाद्य सुरक्षा व वित्त पोषण की स्थिति यानी कि सोफी 2023 रिपोर्ट जारी की है। हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी रिपोर्ट जारी की है हाल ही में। ठीक है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफी यानी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ये सोफी रिपोर्ट 2023 जारी हुई है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है। निकायों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई। कौन कौन से निकायों ने संयुक्त रूप से तैयार की निकाय फूड इसको, तो संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, इसने इसमें भाग दिया, यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस का है ये FAO। इसके अलावा इसमें IFAD ने भी भाग लिया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। ठीक, इसके अलावा यूनिसेफ ने भी भाग लिया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कहते हैं इसको, यूनिसेफ को। इसके अलावा देखें तो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने भी भाग लिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा WHO ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भाग लिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने, WFP ने, यूनिसेफ ने, IFAD ने और FAO ने, यूनिसेफ, WFP, WHO, IFAD और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट का नाम है विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति सोफी रिपोर्ट 2023। तो ये हैं शहरीकरण और कृषि खाद्य प्रणाली पर आधारित रिपोर्ट हैं। देखिएगा, भुखमरी और पोषण से संबंधित मुख्य निष्कर्षों पर नज़र डालें। महामारी और बार बार आने वाले मौसम में आघातों और संघर्षों के कारण 2019 से 122 मिलियन से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। 122 मिलियन से अधिक। 2021 में 22.3% बच्चे ठिगनेपन से ग्रस्त थे, उनकी उम्र की तुलना में कम लंबाई। ठीक है, इसके अलावा 8 बच्चे दुबलेपन यानी कि लंबाई की तुलना में काफ़ी कम वज़न, दुबलेपन वेस्टेड। ठीक है, तो ठिगनेपन यानी स्टंड और वेस्टेड यानी दुबलेपन से और ओवरवेट से 5.6% बच्चे ओवरवेट से अधिक वजन वाले थे। 22.3 ठिगनेपन, 6.8 दुबलेपन, 5 जो है तो 22% जो है ठिगनेपन से और दुबलेपन में 6% के आसपास, 7 मान लो आप, और 5.5 यानी 5.6 हैं वो अधिक वजन ओवरवेटेड बच्चे हैं इसमें। सोफी 2023 में शहरीकरण के बीच बदलती कृषि खाद्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर बल दिया गया है। शहरीकरण के खाद्य पदार्थों का उत्पादन किसका, कहाँ और कैसे बदलाव आया है, साथ ही उनकी आपूर्ति और उपभोग कब, कैसे और कहाँ, कैसे में भी बदलाव आया है। ठीक है, शहरीकरण खाद्य कृषि प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है, ध्यान दीजिएगा। शहरीकरण कैसे प्रभावित करता है, इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शहरीकरण जो है खाद्य कृषि प्रणाली को प्रभावित करता है। पहला बिंदु है खाद्य विकल्पों में विविधता उत्पन्न करता है। शहरीकरण बढ़ती आय के चलते परिवार के तरह तरह के खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, शहरीकरण से। ठीक है, इसके अलावा बेहतर संपर्क सड़कों, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज तक सुविधाओं को अवसंरचना निवेश के कारण मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम फूड सप्लाई चेन में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बेहतर आपसी लिंकेजेज के चलते जो है ग्रामीण उत्पादकों के पास कृषि आदानों
पर कृषि साधनों तक बेहतर पहुंच होती है। इससे उत्पादकता में सुधार और आय के स्तर में वृद्धि होती है। विविधतापूर्ण रोजगार के अवसर देखें, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार सहित खाद्य मूल्य श्रृंखला के साथ साथ विविधतापूर्ण रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। इसके अलावा अन्य देखें तो परिधीय शहरी खाद्य बाजारों जैसे औपचारिक, अनौपचारिक एवं खुदरा दुकानों की संख्या और उनके आकार में वृद्धि होती है। सुपर मार्केट का भी पर्याप्त रूप से विस्तार यहाँ पर शहरीकरण की वजह से होता है। शहरीकरण के कारण कृषि प्रणाली, खाद्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है? शहरीकरण बढ़ा, कृषि प्रणाली प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। देखिए, उच्च वसा, शर्करा, नमक और प्रसंस्कृत ऊर्जा समृद्ध खाद्य पदार्थों की तुलना में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत उच्च होती है। यह गरीबों के लिए वहन योग्य नहीं होते हैं। ये गरीबों में कुपोषण का कारण भी बन जाते हैं। मूल्य श्रृंखला के औपचारीकरण के कारण सीमांत किसान मूल्य श्रृंखला के बाहर हो जाते हैं। इनकी वजह से आय के अवसरों की हानि होती है। शहरी विस्तार से परिधीय यानी प्री अर्बन कृषि आजीविका को खतरा उत्पन्न होता है। पारंपरिक खाद्य पदार्थों की मांग में कमी, अस्वास्थ्यकर आहार में वृद्धि। शहरी विस्तार के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है। फूड डेजर्ट एवं फूड स्वैम्प्स की वृद्धि। फूड डेजर्ट ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां निवास करने वाले लोगों को स्वास्थ्यप्रद, पौष्टिक और किफ़ायती खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यह मुख्यतः दो वजहों से हो सकता है: लोगों की आय कम होना और अथवा ऐसे खाद्य पदार्थों का उस क्षेत्र से काफ़ी दूर होना। फूड स्वैप ऐसे क्षेत्र जहां स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन विकल्पों के बजाय फास्ट फूड एंड जंक फूड अधिक उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, चुनौतियों से निपटने के अवसरों को बढ़ाते हुए क्या करेंगे? देखिए, नीतिगत दृष्टिकोण। देखिए, चुनौतियों से निपटने और अवसरों को बढ़ाने हेतु उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय में है नीतिगत दृष्टिकोण के तहत इसके अलावा परिधीय शहरी, नीतिगत शहरी, परिधीय शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मौजूदा कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाना है तो इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, पोषण सुनिश्चित करने हेतु कृषि खाद्य प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक वस्तुओं एवं क्षमताओं की वृद्धि हेतु निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कृषि खाद्य प्रणाली, शासन तंत्र एवं संस्थाओं को सेक्टोरल और प्रशासनिक सीमाओं से आगे बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पर है। शहरीकरण, उनके बढ़ते प्रभाव में देखें, बढ़ के कारक क्या है? शहरीकरण ये ग्रामीण प्रतिकर्ष कारकों और शहरी अपकर्ष कारकों का मिश्रण होता है, इसको शहरीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक क्या है? पुश फैक्टर्स कहते हैं इसको। गरीबी, असमान भूमि वितरण, पर्यावरणीय निम्नीकरण और आपदाओं या संघर्ष के कारण मजबूती में विस्थापन करना पड़ता है शहरों की ओर। ये तो होते हैं प्रतिकर्ष कारक। अब देखिए, अपकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष यानी ऊपर की ओर ले जाने वाले कारक मेरे हिसाब से पुश कारक कहते हैं। पुल कारक क्या है? खींचने वाले कारक। शहरी रोजगार, उच्च वेतन, बेहतर सामाजिक सेवाएं, शैक्षिक अवसर जो हैं, ये सब पुल फैक्टर्स हैं। अगली खबर की ओर बात करें तो वह है स्कूली शिक्षा के प्रणाली में बेहतर ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI फॉर स्कूल एजुकेशनल इकोसिस्टम। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट्स अर्थात राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 और जिलों के लिए PGI D यानी कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGI D जारी किए हैं। PGI और PGI D के बारे में जानें तो PGI और PGI D इन्हें क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर लागू किया गया है। PGI को राज्य स्तर पर, PGI D को जिला स्तर पर लागू किया गया है। स्कूली शिक्षा प्रदर्शन के लिए आकलन किया जाता है इसमें। ठीक है, इन रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी UDISE प्लस 2021 से 2022 और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NDA 2021 से डेटा लिए गए थे। देखिए, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली UDISE, UDISE कहते हैं, और इसके अलावा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS और UDISE क्या है समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2021-22 और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS, इसको हम क्या कहते हैं? नेशनल उपलब्धि सर्वेक्षण को NAS कहते हैं। 2021 में इससे डेटा लिए गए थे। इन रिपोर्ट्स में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसके अनुसार घटते क्रम में क्या है? दक्ष, फिर उत्कर्ष, फिर अति उत्तम, फिर उत्तम, फिर प्रचेष्टा फर्स्ट, फिर प्रचेष्टा 2, फिर प्रचेष्टा 3, फिर आकांक्षी 1, फिर आकांक्षी 2, फिर आकांक्षी 3। तो ये 10 श्रेणियाँ यहाँ पर
घटते क्रम में प्रस्तुत की गई हैं। 10 श्रेणियों में पहला है दक्ष, सबसे दक्ष जिलों, फिर उत्कर्ष, फिर दूसरा, तीसरा, फिर अति उत्तम, फिर चौथा उत्तम, फिर प्रचेष्टा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आकांक्षी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 6 तो हो गए प्रचेष्टा और आकांक्षी वाले, और दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम और उत्तम जो है ये हो गए 4। इनमें दक्ष उच्चतम श्रेणी और आकांक्षी 3 निम्नतम श्रेणी है। ठीक है। 2021-22 के लिए PGI 2.0 क्या है देखिए। सर्वप्रथम 2017 से 18 के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए PGI जारी किया था। PGI का मतलब यहाँ पर क्या है, PGI का मतलब है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो इस इंडेक्स जारी किया गया था, इससे पहले 2020 से 21 के लिए जारी किया गया था। इंडेक्स की प्रमुख विशेषताएं देखें, किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड यानी दक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश को किसी भी कोई दक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। PGI 2.0 में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रदेश द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोत्तम ग्रेड प्रचेष्टा 2 है। यहाँ पर PGI 2.0 में किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रचेष्टा 2 ही प्राप्त किया गया, इससे ऊपर वाले प्राप्त नहीं किए इन्होंने। केवल 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने जो है पंजाब एवं चंडीगढ़ को प्रचेष्टा 2 ग्रेड में प्राप्त हुआ है। केवल दो राज्य जो है प्रचेष्टा 2 के अंतर्गत आते हैं। 3 राज्यों का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में निम्नतम ग्रेड जो है आकांक्षी 3 प्राप्त हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में जो है आकांक्षी 3 जो ग्रेड है, निम्नतम ग्रेड है वो प्राप्त हुआ है। विचलन में कमी आई है। देखिए 2021-2022 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिकतम और न्यूनतम अंकों के बीच का जो अंतर है वो 23.8% है। इस वर्ष का अधिकतम अंतर है ये, और 2017 से 18 के लिए विचलन जो है 51% था। 17-18 में 51 था, उससे अब 23.8% का अंतर आ गया है। 2020 से 2021 और 2021-2022 के लिए PGI-D के संयुक्त रिपोर्ट देखें तो इस इंडेक्स में परिणामों, कक्षा का प्रभावी संचालन, स्कूली सुरक्षा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्चतम 2 ग्रेड जो है दक्ष और उत्कर्ष किसी भी जिले को प्राप्त नहीं हुए हैं। अब देखते हैं अगली खबर, तो है मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा यानी मदर टंग इन फाउंडेशनल एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE जो है उसने सेंट्रल बोर्ड फॉर माध्यमिक शिक्षा को क्या कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने संबद्ध स्कूलों को शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए अन्य संबंधित तथ्य, CBSE ने प्री प्राइमरी कक्षाओं को लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम के रूप में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं का उपयोग करने का सुझाव दिया है। ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अनुरूप है। इस नीति का उद्देश्य क्या है, कई भाषाओं में शिक्षा शुरू करना है। स्कूली शिक्षा, मातृभाषा में स्कूली शिक्षा का महत्व क्या है, कई बिंदुओं के माध्यम से इसका महत्व को हम समझ सकते हैं। बेहतर संज्ञानात्मक विकास होगा, व्यक्तित्व विकास होगा, बेहतर जुड़ाव होगा, इसके अलावा होम स्कूल पार्टनरशिप मिलेगी, इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी, ये सब इसमें शामिल हैं। स्कूलों में मातृभाषा में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं, भाषाओं की विविधता जो है बहुत ज़्यादा है। 2011 की जनगणना में 270 मातृभाषाओं की पहचान की गई है, 270 मातृभाषाओं। ठीक है, इससे अधिक, एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। ठीक, परिवर्तन के प्रति स्कूलों का विरोध, CBSE या ICSE यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के संबंध स्कूलों को मातृभाषा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के बावजूद प्राथमिक कक्षाओं से शिक्षा का प्रमुख माध्यम जो है माध्यम अंग्रेजी ये है। इसके अलावा शिक्षकों की उपलब्धता, वर्तमान में शिक्षकों की भारी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, भाषाओं के आधार पर नहीं किया गया है। समझी बोली लिखी जाने वाली भाषाओं के आधार पर नहीं किया गया है। इसके अलावा वित्तीय व्यवहार्यता, नई शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए आरंभिक निवेश में वृद्धि की जानी चाहिए। ये निवेश विशेष रूप से भाषाओं में किया जाना चाहिए जिन्हें मानकीकृत नहीं किया गया, इनकी अपनी कोई लिपि नहीं है। नीतिगत मुद्दे, NEP 2020 के तहत मातृभाषा या घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग इच्छित है, न कि अनिवार्य। इसके अलावा इस परिवर्तन को कैसे लागू किया जाए, इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं है। अंग्रेजी को प्राथमिकता, माता पिता कहते हैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भविष्य में उनके बच्चे के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई पहल है क्या है, ध्यान दीजिएगा। बुनियादी चरणों के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2022 में सिफारिश की गई कि 8 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का प्राथमिक माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के तहत 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में अलग अलग विषयों का पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है। निपुण NIPUN भारत मिशन में टीचिंग, लर्निंग और शिक्षण सामग्री में मातृभाषा का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, देखिए आगे की राह के रूप में हम कह सकते हैं क्रमिक संक्रमण।
कोठारी आयोग 1964 से 1966 ने सुझाव दिया था कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों के पहले 2 वर्षों के लिए स्कूलों और पुस्तकों का माध्यम स्थानीय जनजातीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, क्रमिक संक्रमण। ठीक है, कोठारी आयोग जो है 1964 से 1966 ने सुझाव दिया था। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरे वर्ष से अब उसे शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन से सीखना चाहिए। कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं बदलाव की लागत की पहचान करनी चाहिए। कुशल शिक्षकों की भर्ती करना, बहुभाषी शिक्षा जैसे MLE यानी मल्टी लिंगुअल एजुकेशन MLE को सफल बनाने के लिए इसमें शैक्षणिक परिवर्तन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों को भी शामिल करना चाहिए। देखिए, ओडिशा बहुभाषी शिक्षा यानी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुरू करने वाला एकमात्र राज्य है ओडिशा। ये नीति केवल ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में ही लागू की गई हैं। इस कार्यक्रम से कक्षा 1 से 5 तक में जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सहयोगात्मक दृष्टिकोण जो है अपना सकते हैं आगे के रूप में। बहुभाषी शिक्षा को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए स्कूलों को सहयोग और उपलब्ध संसाधनों की मतलब सहयोग की दृष्टिकोण कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना। वर्तमान में साइबर स्पेस में व्यापक भाषाई विभाजन जो है डिजिटल दुनिया में व्यापक भाषाओं का समावेश और समावेशी शिक्षण सामग्री का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, समानता का मार्ग रिपोर्ट, द पथ ऑफ इक्वल रिपोर्ट्स क्या है, समानता का मार्ग क्या है, जाने क्यों सुर्खियों में समानता का मार्ग रिपोर्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एवं UN वीमन ने संयुक्त रूप से समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण एवं मानव विकास में लैंगिक समानता का मार्ग कैसे होगा, महिला सशक्तिकरण और मानव विकास में लैंगिक समानता, इस नामक से एक शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, UNDP क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। इसका जो हेडक्वार्टर है वो USA न्यूयॉर्क में है। उत्पत्ति 1966 में हुई। गरीबी उन्मूलन, असमानताओं, बहिष्करण को कम करना, लचीलेपन का निर्माण करना ताकि देश को प्रगति को कर सकते हैं। गरीबी, असमानताओं, बहिष्करण को कम करना। 177 देश भारत सहित शामिल हैं। ठीक है, उनके क्षेत्राधिकार में काम करते हैं। UNDP की लैंगिक समानता रणनीति 2022 से 2025 क्या कहती हैं। ये उल्लेखित है कि UNDP अपने सहयोगियों के साथ लेकर लैंगिक समानता को बढ़ावा कैसे देगी। इनमें 3 बातों पर बल दिया गया है, वित्त, डिजिटलीकरण और नवाचार। अब रिपोर्ट्स क्या है, मानव विकास रिपोर्ट, इसके अलावा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI और मानव विकास रिपोर्ट UNDP जारी करता है। अब रिपोर्ट के बारे में जानें। इस रिपोर्ट जो ये जारी की है, समानता का मार्ग, महिला सशक्तिकरण एवं मानव विकास में लैंगिक समानता यानी पथ ऑफ इक्वल, तो इसका मतलब है ट्विन इंडाइसेज ऑन वीमेंस एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। रिपोर्ट के बारे में जाने तो रिपोर्ट 2 सूचकांक प्रस्तुत करती है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक यानी GGPI, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स GGPI। 2 सूचकांक जैसे GGPI पहली, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। इस सूचकांक में निम्नलिखित 4 आयाम में पुरुषों की सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पहला जीवन अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा एवं कौशल निर्माण ज्ञान, तीसरा श्रम और वित्तीय समावेश, चौथा निर्णय लेना। दूसरा जो इंडेक्स है वो है WEI यानी कि वीमेंस एम्पावरमेंट इंडेक्स, महिला सशक्तिकरण सूचकांक। पहला GGPI, दूसरा है WEI। ये सूचकांक पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है। ये 5 आयामों के अंतर्गत जीवन के विकल्प चुनने, अवसरों का लाभ उठाने की महिलाओं सशक्ति, शक्ति और स्वतंत्रता को मापता है। GGPI यानी कि ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स के 4 आयामों के अलावा इसमें एक नया आयाम हिंसा से मुक्ति को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नज़र डालेंगे, उससे पहले हमें समझना चाहिए UN वीमेन क्या है। UN वीमेन क्या है, इसे 2010 में स्थापित किया गया, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है। UN वीमेन के बारे में जाने तो UN वीमेन एक संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती हैं। मुख्य भूमिकाएं देखें तो नीतियों, वैश्विक मानकों, मानदंडों के अनुसार अंतर सरकारी निकायों की सहायता करना, मानकों को लागू करना, सदस्य राज्यों को मदद करना और नागरिक समाजों के साथ प्रभावी साझेदारी का निर्माण करना। इसके अलावा लैंगिक समानता पर अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को जवाबदेह बनाना। अब देखिए रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नज़र, इसको कई बिंदुओं की मदद समझते हैं। जैसे लैंगिक समानता, किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। इस रिपोर्ट में मीडियम मानव विकास के बावजूद भारत में लैंगिक समानता अभी भी कम है। ठीक है, जीवन और अच्छा स्वास्थ्य दूसरी रिपोर्ट का बिंदु है। 2022 में प्रजनन आयु 15 से 49 वर्ष के 1.2 अरब से अधिक महिलाएं, लड़कियां ऐसे देशों में रहती हैं जहां सुरक्षित गर्भपात पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है,
शिक्षा, कौशल और निर्माण और ज्ञान, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया है इस बिंदुओं पर? 11 से 20 मिलियन माध्यमिक विद्यालय आयु वर्ग लड़कियों को महामारी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके अलावा श्रम और वित्तीय समावेशन, इस बिंदु पर क्या कहा? वैश्विक स्तर पर विगत 3 दशकों में प्रधान कामकाजी उम्र जैसे 25 से 54 वर्ष के 90% से अधिक पुरुष श्रम शक्ति में शामिल थे, जबकि इसी कामकाजी उम्र में केवल 61.8% महिलाएं ही श्रम में शामिल थी। 90% पुरुष थे। ठीक है, श्रम और वित्तीय समावेशन की बात हो रही है। तो वैश्विक स्तर पर विगत 3 दशकों में प्रधानमंत्री कामकाजी उम्र जो है 25 से 54 वर्ष की उम्र में 90% पुरुष थे, 61.8% महिलाएं ही थी भागीदार। निर्णय लेना, 10 में से 9 पुरुष महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। 10 में से 9 पुरुष और महिलाएं जो हैं महिलाओं के प्रति क्या रखते हैं? पूर्वाग्रह रखते हैं। हिंसा से मुक्ति, हर साल 245 महिलाएं 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र किसी परिचित साथी या शारीरिक यौन हिंसा की शिकार होती हैं। 245 मिलियन महिलाएं 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं हिंसा से मुक्ति की बात किसी परिचित साथी या किसी शारीरिक यौन हिंसा की शिकार होती हैं। 245 मिलियन महिलाएं, ठीक है, 15 वर्ष या उससे अधिक हर साल। अब हम संक्षिप्त सुर्खियों की ओर बढ़ गए हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी की हैं। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों में विभाग जो हैं अंडेसा ने जारी की है। इसमें सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा की दिशा में वैश्विक प्रगति की निगरानी की गई है। एसडीजी 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट्स का एक सेट है। एसडीजी 169 टारगेट, 17 एसडीजी लक्ष्य जो है उनका एक मतलब सेट है। एक 17 लक्ष्यों का और 169 टारगेट्स का एसडीजी क्या है? एक सेट है। इनका उद्देश्य मानव कल्याण के लिए विकास कार्यों को सुविकसित मदद करना है। सबसे पहले हम अंडेसा के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग क्या है? यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, अंडेसा कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर वो भी यूएसए में ही न्यूयॉर्क में है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर स्थापित किया गया था। अंडेसा के बारे में जानें तो इसे सतत विकास लक्ष्य के परिवर्तनकारी 2030 एजेंडे के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विकास स्तंभ को बनाए रखता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है अंडेसा का? यानी कि यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग। तो यूएन डिपार्टमेंट है बहुत सारे ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के। उद्देश्य हैं दुनिया भर के देशों को आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा वह सरकारों और हितधारकों के साथ कार्य करता है। अंडेसा द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स देखें। अंडेसा यानी यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, अंडेसा के द्वारा जारी रिपोर्ट्स देखें तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये जारी करता है? देखिए, पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। इसके अलावा वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, इसके अलावा वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो हैं शामिल हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र। एसडीजी के 50% लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रगति जो है कमज़ोर रही है। 30% लक्ष्यों की प्राप्ति जो है रुक गई हैं। पहले जैसी स्थिति नहीं है अब, मतलब पहले से ही स्थिति। एसडीजी की प्रगति कोविड-19 महामारी और तीहरे संकट, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन पहले संकट, दूसरा जैव विविधता संकट, तीसरा जो है प्रदूषण। इन 3 तीहरे संकटों और कोविड-19 महामारी के कारण जो है प्रगति अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। 2030 तक लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे, यानी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। साथ ही स्कूल जाने वाले 84 मिलियन बच्चे तो 2030 तक स्कूल से बाहर हो जाएंगे। 300 मिलियन बच्चे युवा स्कूल छोड़ेंगे और वे पढ़ने और लिखने में असमर्थ हो जाएंगे। यदि वर्तमान में प्रगति जारी रही तो 2030 में भी 775 मिलियन लोग चरम गरीबी में जी रहे होंगे। ऐसे प्रमुख क्षेत्र जहां तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है उसमें एक राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को एसडीजी से संबंधित पूरे वादे करने के लिए कार्रवाई में तेज़ी लाने की, बदलाव लाने की ज़रूरत है। प्रतिबद्धता दोहराई जानी चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा कार्यक्रम पर कार्य करना चाहिए। इस एजेंडा सतत विकास के वित्त पोषण के लिए नया वैश्विक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये
ठीक। राष्ट्रों को गरीबी निर्मूलन और असमानता को कम करने वाली नीतियों या कार्रवाई को लक्षित करना चाहिए। इनमें महिलाओं और लड़कियों की उनके अधिकार दिलाने के विषय ध्यान देना चाहिए। उभरती चुनौती निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली को क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगली सुर्खी की बात करें, संसद में 2 नए स्वास्थ्य विधेयकों को पारित किया गया। 2 न्यू हेल्थ बिल्स पास्ड इन पार्लियामेंट। हाल ही में राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग NNMC नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, इसने ये विधेयक 2023 नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन 2023 और आयोग ये विधेयक है। इसके अलावा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023, NDC विधेयक 2023 और इसके अलावा NNMC विधेयक 2023। तो ये दोनों ही कमीशनों पर ये विधेयक जो हैं, एक तो राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग के लिए और एक है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के लिए यानी NDC के लिए, नेशनल दंत चिकित्सा को क्या कहते हैं? डेंटेलोलॉजी। इस दोनों को संसद में पेश किया गया। इनका जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग यानी नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन, ये पैरामेडिकल नर्स और मिडवाइफ सहित जो हैं पैरामेडिकल जो भी हैं, और साथ में दूसरे वाला जो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग NDC विधेयक 2023, इसको दंत चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुधार के लिए विधेयक लाए गए। ये विधेयक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC की अधिनियम की तर्ज पर लाए गए। अधिनियम का उद्देश्य जो है गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना है। NMC राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 दंत विधेयक अधिनियम 1948 को निरस्त कर देगा। दंत विधेयक अधिनियम 1948 को निरस्त कर देगा। ये अधिनियम 2023 वाला। इसमें एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग यानी NMC स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है। यह आयोग देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित करेगा। इसमें नेशनल एग्जिट टेस्ट की तर्ज पर दंत चिकित्सकों के लिए एग्जिट टेस्ट का प्रावधान किया गया है। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक 2023 जो है भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 को निरस्त करेगा। तो नर्सिंग वाला तो 1947 वाले को निरस्त कर देगा और डेंटल वाला 1948 वाले को निरस्त कर देगा। यह राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग यानी कि नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन की स्थापना का प्रावधान करता है और यह एक नर्सिंग और मिडवाइफरी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रसारण के लिए नीतियाँ निर्मित करेगा, साथ ही मानकों को विनियमित भी करेगा। नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश के लिए एक संस्था समान तंत्र भी प्रदान करेगा। विधेयकों की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि भारत के 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है। भारत के 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज है ही नहीं, इसलिए आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में नर्स और जनसंख्या अनुपात केवल जो हैं वो 1000 लोगों पर 2.06% हैं, जबकि वैश्विक मानदंड जो हैं वो 3 है कम से कम 1000 लोगों पर, तो कम है, इसलिए ये आवश्यकता है। इसके अलावा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के पुनर्गठन और पुनरुद्धार के लिए इसकी आवश्यकता है। अगली सुर्खी की बात करें, उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए संस्थागत विकास योजना यानी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान IDP जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके लिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए IDP यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत IDP के यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के महत्व को स्वीकार करती हैं। NEP जो है 2020 वाली, ये IDP के महत्व को स्वीकार करती हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान को भी स्वीकार करती हैं और सिफारिश करती है कि प्रत्येक संस्थान को एक रणनीतिक IDP यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान जो है संस्थागत विकास योजना जो है बनानी चाहिए, निर्मित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में UGC ने प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके लिए अपने स्वयं को IDP के निर्माण के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। IDP की आवश्यकता क्या है? IDP की आवश्यकता इससे स्वीकारोक्ति से उत्पन्न होती हैं। एक समान मानदंड सभी पर लागू नहीं हो सकते। इसका यह कारण है कि HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगे बढ़ने के लिए अलग अलग उपाय की आवश्यकता होती हैं। UGC का मानना है कि IDP यानी कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान जो संस्थागत मतलब विकास योजना अलग अलग संस्थानों के लिए इस प्रकार से अपनाने की आवश्यकता है। तो UGC का मानना क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन जो है उनका मानना है कि IDP को एक ऐसा
एकीकृत दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है जो संस्थान के विजन व मिशन संदर्भ में जीवन चक्र, चरण, स्थान, चरित्र और आकांक्षाओं के प्रति सचेत हो। फ्रेमवर्क में शामिल दिशा निर्देश क्या क्या हैं? भौतिक आधारभूत अवसंरचनाओं का विकास विश्वविद्यालयों के अलग अलग स्कूल्स और विभागों की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों के अनुसार किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को HEI को सिखाने व अध्यापन को अपेक्षित विधाओं में से एक रोड में विकसित करना होगा। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी को एक और कदम बढ़ाने के लिए हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एवं वर्चुअल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। बहुत उच्च प्रभाव वाले संस्थान योगदान को मान्यता दे तो बहुत उच्च प्रभाव वाले संस्थान अनुसंधान एवं योगदान को मान्यता देने तो फैकल्टी मेंबर के लिए एक त्वरित पदोन्नति प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुल आवश्यक फैकल्टी में से 50% अनुबंधात्मक यानी निश्चित अवधि के लिए और किसी पेशे उद्योग में हो सकते हैं। प्रत्येक HEI को UGC द्वारा निर्धारित फैकल्टी छात्र अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता है। अगली सुर्खी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लेकिन अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। धन्यवाद।